एक गांव था सूरजपुर। उस गांव में एक पुष्पा नाम की औरत अपने पति सुंदर के साथ रहती थी। पुष्पा ने एक बेटी को जन्म दिया। हाय रे मेरी किस्मत, मुझ गरीब के घर ही तुझे पैदा होना था। मैं तो कहता हूँ इसे हम कहीं बाहर फेंक आते हैं। अगर कोई पूछेगा तो बोल देंगे पैदा होते ही बच्चा मर गया। पर हमें इसे छुपाकर बाहर ले जाना पड़ेगा। वो देखो सामने जो तरबूज रखा है उसे अंदर से खाली करके उसमें इस लड़की को छुपाकर हम इसे पास की नदी में फेंक देंगे। फिर क्या था, दोनों अंदर से तरबूज खाली करके बच्ची को उसमें रख देते हैं और नदी में फेंक आते हैं। अगली सुबह एक धोबी शंभू और धोबन दुलारी नदी के घाट पर कपड़े धो रहे होते हैं। तभी दुलारी को उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है जो उस तरबूज में बंद थी। हाय, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या हुआ दुलारी, बार बार इधर उधर क्यों देख रही हो? अजी, मुझे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई पड़ रही है? दुलारी, आवाज तो वाकई आ रही है। ये आवाज शायद उस तरबूज से आ रही है। दोनों भागकर उस तरबूज के पास जाते हैं। शंभू अपना कान लगाकर सुनता है तो उसे उसमें से ही आवाज आ रही होती है। शंभू बड़े ही आराम से तरबूज को खोलता है तो अंदर से तरबूज देख दोनों हैरान रह जाते हैं। इसमें तो बच्ची है, पर ये बच्ची तरबूज में किसने रखी? किसकी होगी ये बच्ची? ये तरबूज हमें मिला है तो ये बच्ची हमारी हुई। अजी, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमारी सुन ही ली। मैं सालों से बेऔलाद थी पर अब नहीं। तुमने सही कहा दुलारी, ये बच्ची हमारी हुई और हम दोनों के माँ बाप। पुष्पा और सुंदर ये सब चुपके से देख रहे होते हैं। हमारी आफत तो हमारे ही पड़ोसियों ने ले ली। अच्छा हुआ हमारे सिर से बला टली। हम कभी भी इन दोनों को ये पता नहीं चलने देंगे कि ये बच्ची हमारी है। शंभू और दुलारी बच्ची को घर ले जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को खूब पढ़ाना चाहती हूँ, उसकी अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ। शंभू और दुलारी पहले से और ज्यादा कपड़े धोने लगते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी बहुत बीमार पड़ गई। पापा माँ को क्या हुआ? तभी दुलारी मेघना को इशारा करके अपने पास बुलाती है। मैं बस थोड़ी बीमार हूँ, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तुम जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलो। मेघना अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर खेलने चली जाती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारा इलाज करा सकूं। जो हम कमाते हैं वो सारा मेघना की परवरिश में लग जाता है। मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ मैं? रोइए नहीं, हिम्मत बना कर रखिए। मुझसे आप एक वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद आप मेघना का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी कमी उसे कभी नहीं होने देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा दुलारी, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए दवाई नहीं खरीद सकता, पर जड़ी बूटियों से तुम्हें जरूर ठीक कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, नदी के पार जो जंगल है, उस जंगल को पार करने के बाद वहाँ एक गुफा पड़ती है। उस गुफा में जीवन दान देने वाली जड़ी बूटियाँ उगती हैं। मेरे पिताजी ने मुझे एक बार ये बात बताई थी। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी जरूर लाऊंगा। देखना, उसे खाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेघना छिपकर दोनों की बातें सुन लेती है। तभी वो अंदर आती है और बोलती है, बाबा आप नहीं, मैं जाऊंगी माँ के लिए जड़ी बूटी लेने। मैं चलती हूँ, आप माँ का ख्याल रखना। दुलारी और शंभू मेघना को बहुत रोकते हैं पर मेघना पीछे मुड़कर नहीं देखती। बिना कुछ सुने वो सीधे चली जाती है। नदी पर पहुँचने के बाद वो बहुत देर तक नदी को देखती रहती है। ये नदी तो बहुत बड़ी है, मैं इस नदी को कैसे पार करूँगी? अगर तैर कर जाऊंगी तो डूबकर मर जाऊंगी। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ? तभी उस नदी में एक आदमी काशी नाव ले जाता हुआ दिखाई देता है। मेघना फौरन उसे रोकती है। काका, ओ काका, सुनिए जरा। हाँ बिटिया, बोलो, कौनो काम वाम है का हमसे? है जो हमें आवाज लगा के रोक दिए? हाँ काका, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे नदी के उस पार छोड़ सकते हैं? मुझे वहाँ जाना है जल्दी। बिटिया, वहाँ तो जंगल है, तुमको जंगल जाना है का?
मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए वहाँ से जड़ी बूटी लानी है, इसलिए मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मेघा की बात सुनकर काशी हैरान रह जाता है। बिटिया, तुम ठहरी इतनी सी, फिर भी तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए ऐसे जज्बात देखकर हमका बहुत खुशी भाई। हम तुम्हें जरूर वहाँ तक छोड़ेंगे। चलो आओ, चलो बिटिया, आओ आओ। काशी मेघना को अपनी नाव में बिठाकर उस पार छोड़ देता है। वहाँ से मेघना जंगल में तो घुस जाती है, पर जंगल तक तो मैं पहुँच गई, पर आगे कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हे गंगा मैया मदद कर मेरी, मुझे उस जड़ी बूटी तक पहुँचना ही होगा। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक हिरण दिखाई देता है। वो हिरण किसी नुकीली झाड़ियों में फंसा हुआ था और उनसे निकल नहीं पा रहा था। ये तो हिरण है और ये इन झाड़ियों में फंसा हुआ है, बेचारा निकल नहीं पा रहा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। शांत हो प्यारे हिरण, मैं अभी तुम्हें इन झाड़ियों से निकाल दूंगी। मेघना हिरण से लिपटी सारी झाड़ियाँ हटा देती है। अब तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, पर जाने से पहले मुझे ये बताते जाओ कि तुम्हें उन जड़ी बूटी का रास्ता पता है जो एक गुफा में उगती है। हिरण फौरन सिर हिलाने लगता है। उसे पता था हिरण मेघना को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मेघना खुश हो जाती है और हिरण के पीछे पीछे चल देती है। एक मोड़ पर हिरण रुक जाता है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते? हिरण सिर हिलाने लगता है। ठीक है, इससे आगे का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुमने मेरा यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ से मेघना अकेले ही आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। नदी, बहुत प्यास लगी है, मैं इस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। मेघना जैसे ही नदी का पानी पीकर जा रही होती है, उसे नदी किनारे पर एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देता है। वो कछुआ अपने आप को सीधा करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो सीधा नहीं हो पा रहा था। मेघना उसके पास जाती है। क्या हुआ कछुआ चाचा? मैं तुम्हें चाचा बोल सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें सीधा कर देती हूँ। लो कछुआ चाचा, अब तुम सीधे हो गए हो, जाओ पानी में। कछुआ पानी में चला जाता है। मेघना थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो रही गुफा, मुझे आखिर गुफा मिल ही गई। अब बस जड़ी बूटी लाती हूँ वहाँ से, फिर मैं अपनी माँ के पास होंगी। मेघना को ये नहीं पता था कि उस गुफा में एक राक्षस भी रहता है। जैसे ही मेघना गुफा में घुसती है, वो राक्षस मेघना को पकड़ लेता है। लड़की, तू मेरी गुफा में क्या कर रही है? अब तू यहाँ आ ही गई है, तो क्यों ना मैं तुझे खा जाऊं? बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया। जैसे ही राक्षस उसे खाने वाला होता है, मेघना जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे जंगल के जानवर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें सबसे आगे वही हिरण खड़ा था जिसकी मेघना ने मदद की थी। सभी जानवर मिलकर राक्षस पर टूट पड़ते हैं, उसे काट खाते हैं। राक्षस मर जाता है और मेघना बच जाती है। प्यारे हिरण, इन सबको तुम मेरी मदद के लिए लाए हो ना? तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे जल्दी जाना होगा। क्या तुम सब मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? सभी जानवर उसे वो जड़ी बूटी ढूंढ कर दे देते हैं, पर उसे गुफा में कुछ और भी दिखाई देता है। उस गुफा में बहुत सारा खजाना भी था। ये तो खजाना है, वो भी इतना सारा। शायद ये खजाना इस राक्षस का था, पर अब ये मेरा हुआ। मैं इस खजाने को अपने साथ ले जाऊंगी और अपने माँ बाबा को दे दूंगी। अब मुझे जाना होगा, तुम सब भी जाओ। मेघना जड़ी बूटी और खजाना लेकर वहाँ से वापस लौटती है। नदी पार करने में वो कछुआ उसकी मदद करता है जिसकी मेघना ने मदद की थी। कछुआ मेघना को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में मेघना घर पहुंच जाती है। मेघना को देखकर उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? तेरी याद में कितना रोई मैं, तुझे पता भी है। माँ बाबा, ये लो, ये जड़ी बूटी और ये खजाना। खजाना देख दोनों हैरान रह जाते हैं। मेघना जंगल की सारी बात अपने माँ बाबा को बताती है। दुलारी तुरंत उन जड़ी बूटियों को खाते ही ठीक हो जाती है और खजाना पाकर वे सब अब बहुत अमीर हो जाते हैं। पर वो खजाने वाली बात सुंदर और पुष्पा सुन लेते हैं। ये बच्ची हमारी है तो ये खजाना भी हमारा हुआ। ये बच्ची तुम्हें एक तरबूज में मिली थी ना? हमने ही उसे उस तरबूज में छिपाया था। तुम दोनों ने मेरे पैदा होते ही मुझे फेंक दिया। इन दोनों ने मुझे पाला, इसलिए मेरे माँ बाबा तुम दोनों नहीं, ये दोनों हैं। मेघना की
बात सुनते ही दुलारी और काशी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और वो दोनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं।